गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करने वाले हैं, डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। तो बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन एक कोई भी ऐसा बेनिफिट है जो कि हमें इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पे कोई भी खर्चा करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। अगर डिडक्शन बेसिकली हमारी जो टोटल इनकम होती है उस पर चार्ज की जाती है, मतलब उसमें से रिड्यूस करके हमें फिर जो अमाउंट है वो टैक्स के लिए पे करनी पड़ती है। तो डिडक्शन को हमारी ग्रोस टोटल इनकम से लेस किया जाता है एंड जो भी टैक्सेशन बनता है देन वो हमें पे करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं डिडक्शन चार्ज कैसे की जाती है। तो जैसे 5 हेड्स आते हैं इनकम के: इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड है और इनको टोटल करके हमारी क्या आती है, ग्रोस टोटल इनकम। देन उसमें से डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। तो जो भी उसके बाद टोटल इनकम बनती है वही हमें पे करनी पड़ती है, उस पे जो भी इनकम टैक्स बनता है वो हमें पे करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल फॉर डिडक्शन फ्रॉम इनकम। तो ये सेक्शन 80A के अंदर आता है। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिडक्शन देते टाइम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन अलाउ की जाती है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। देन जो डिडक्शन है, जो एग्रीगेट अमाउंट है डिडक्शन की, वो ग्रोस टोटल इनकम से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो यहाँ पे लिखा है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, तो ये वाली अमाउंट ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेगी। यानी अगर ग्रोस टोटल इनकम मान लो 80,000 आ रही है तो डिडक्शन हमें 80,000 तक ही मिलेगी। और अगर डिडक्शन मान लो, लिमिट है डिडक्शन की मान लो कि 250,000 है, तो ग्रोस टोटल इनकम 80,000 है, तो तब भी हमें 80,000 ही डिडक्शन मिलेगी, कोई 250,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 250,000 की डिडक्शन तब मिलेगी अगर ग्रोस टोटल इनकम हमारी 250,000 से ज़्यादा है। यानी मान लो अगर ग्रोस टोटल इनकम 280,000 है तो 250,000 की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उससे कम है तो पूरी पूरी वो 80,000 या फिर 90,000 जितनी भी है उतने तक की ही डिडक्शन मिलेगी। देन है डिडक्शन आर नॉट अलाउड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वही बात है, सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। तो डिडक्शन दो टाइप से मिली जाती है। जैसे कि सबसे पहला है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, देन डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, सॉरी सबसे पहला है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, देन है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। तो अगर हम बात करते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स की, तो इसमें कुछ डिडक्शंस आती है जो कि दी जाती है, जिसमें सबसे पहली है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट। ठीक है, तो इस पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे और प्रोविडेंट फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उस पर डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। और कौन कौन से ऐसे एसेसीज हैं जो कि इस डिडक्शन के लिए जिनको ये डिडक्शन मिलती है। जैसे कि इसमें है एक तो इंडिविजुअल, उसको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C के अंदर, और एक है HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इनको 150,000 तक की फ्लैट डिडक्शन मिलती है। देन है एलिजिबल पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। तो दो तरीके से डिडक्शन मिलती हैं, एक तो इंडिविजुअल के केस में और HUF के केस में अलग से मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किन कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें इंडिविजुअल के केस में डिडक्शन मिलती है। तो अगर कोई भी ऐसी अमाउंट है, मतलब कोई भी ऐसी पेमेंट है जो कि इंडिविजुअल ने पे की है प्रीवियस ईयर में, तो उसे डिडक्शन मिलेगी। और अगर कोई भी, जैसे सबसे पहली है इसमें, अगर उसने कोई भी इंश्योरेंस करवाया है अपना या फिर अपनी स्पाउस का, अपने चिल्ड्रन का, तो उसे डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहली क्या है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी उसने 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है तो उसे डिडक्शन 20% तक की मिल जाती है। और अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो उसे 10% डिडक्शन मिलती है। देन अगर उसने कोई भी पॉलिसी ली है जो कि 1 अप्रैल 2013 तक की है या फिर उसके बाद की है, और कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबल है या फिर किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए डिडक्शन 15% मिलती है।
बाकी अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन है जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो उसे सेकंड वाली और फर्स्ट वाली डिडक्शन के अकॉर्डिंग ही डिडक्शन मिलेगी। देन है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युइटी किया गया है सेल्फ के लिए, मतलब अपने लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो भी उसे डिडक्शन मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युइटी क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक टाइम पीरियड के बाद जो आपकी जो पेमेंट बनती है वो आपको करती है। क्योंकि जैसे अगर आप देखते हो ना, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो आप उसके लिए कुछ प्रीमियम के अमाउंट पे करते हो या फिर लमसम अमाउंट पे कर देते हो। तो बाद में एक टाइम पीरियड के बाद वो इंश्योरेंस आप जो इंश्योरेंस की पेमेंट किया है आपने, वो आपको एक टाइम बाद मिल जाती है। तो इसमें ऐसा होता है। देन है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी। अगर कोई भी डिडक्शन मिल रही है सैलरी से जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि डेफर्ड एन्युटी को सिक्योर किया जा सके, और ये अप टू 20% है सैलरी के, तो इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। और डेफर्ड एन्युटी क्या होती है? डेफर्ड एन्युटी होती है अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपकी रिटायरमेंट पर्पस के लिए, यानी आपको रिटायरमेंट के बाद वो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस की जितनी भी अमाउंट है वो मिलेगी, तो वो सारी डेफर्ड एन्युटी के अंदर आती है। तो अगर इस केस में किसी भी सैलरी कोई भी सैलरी अगर गवर्नमेंट पे कर रही है और ताकि डेफर्ड एन्युटी को सिक्योर किया जा सके, तो उस पे हमें 20% तक की डिडक्शन मिलती है। देन है कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी प्रोविडेंट फंड में किया गया है अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंदर, तो उसे इस पर भी डिडक्शन मिलती है। और अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किया गया है अ, अपने नाम से या फिर स्पाउस के या फिर अपने बच्चों के नाम से, तो इस पर भी डिडक्शन मिलेगी। फिर है कोई भी अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया, एम्प्लॉय के द्वारा किया गया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो मिलेगी डिडक्शन। देन है कोई भी अप्रूव्ड सुपन फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया गया है तो मिलेगी। उसके बाद है एज अ सब्सक्रिप्शन टू एन एस सी एट्थ इशू एंड नाइन्थ इशू। तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन किया गया है एन एस सी एट्थ और नाइन्थ में इशू में, तो भी हमें रिडक्शन मिलती है इसके अंदर रह के। देन नाइन्थ पॉइंट है एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेम ऑफ सेल्फ स्पाउस और हिज और हर चाइल्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन अपने नाम से या फिर स्पाउस के या फिर अपने बच्चों के नाम से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 में किया गया है तो भी डिडक्शन मिलेगी। कोई भी इंटरेस्ट ड्यू है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का एट्थ में और नाइन्थ इशू में, तो भी आपको डिडक्शन मिलती है इसके अंदर। उसके बाद है 11th पॉइंट डिपॉजिट इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो कोई भी अगर डिपॉजिट किया आपने 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कोई भी सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में 2004 में अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है तो मिलेगी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर कोई भी डिडक्शन किया है, कोई भी डिपॉजिट किया है तो आपको डिडक्शन मिलती है। देन बात करते हैं इन द केस ऑफ एच यू एफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में हमें किन किन केसेस में डिडक्शन मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस के लिए ऑन द लाइफ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, तो उसे डिडक्शन मिलती है। अगर उसने 1 अप्रैल 2012 से पहले पे की है कोई भी अमाउंट, तो उसे 20% तक की डिडक्शन मिलती है। और अगर उसने आफ्टर 1 अप्रैल 2012 के बाद पे की है तो 10% तक की। और अगर 1 अप्रैल 2013 या फिर उसके बाद पे की है तो 15% तक की रिडक्शन मिलती है। और ये किस केस में मिलती है? अगर कोई भी पर्सन डिसेबल है तो उस केस में उसे डिडक्शन मिलती है। और कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन है जो कि फाइनली फिट एंड फाइन है बिल्कुल, तो उसे कोई भी डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगी, नहीं तो उसे 10% तक की ही डिडक्शन इसके अंदर मिलती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि डिसेबल होते हैं, ठीक है। देन है कंट्रीब्यूशन गिवन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली।
तो कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में दिया गया है किसी भी मेंबर के नाम से तो उसे डिडक्शन मिलती है। फिर वही बातें हैं, सारी चीज़ें सेम ही हैं, सारे पॉइंट सेम हैं ऑलमोस्ट, जैसे इंडिविजुअल वाले में थे। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया गया है नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में तो डिडक्शन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन किया गया है अगर पार्टिसिपेशन इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 ऑफ द यूटीआई, तो अगर यूटीआई में और यूनिट लिंक्ड स्कीम इंश्योरेंस प्लान में कोई भी क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन किया है तो आपको डिडक्शन मिलती है। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन या फिर पार्टिसिपेशन किया है एलआईसी म्यूचुअल फंड में तो डिडक्शन मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी सम पे किया गया है एलआईसी ऑफ इंडिया को तो डिडक्शन मिलेगी। सब्सक्रिप्शन लिया है अगर म्यूचुअल फंड में तो मिलेगी। और अगर कोई भी सम पे किया है डिपॉजिट स्कीम या फिर पेंशन फंड को सेटअप बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक तो आपको डिडक्शन मिलती है। देन है अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया गया है टू सच बॉन्ड इशूड बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड, यानी अगर आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन किया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बॉन्ड्स में तो आपको डिडक्शन मिलती है। अगर कोई भी डिपॉजिट किया है इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिट टाइम डिपॉजिट अकाउंट में तो आपको तब भी डिडक्शन मिलती है। तो ये कुछ गिनी चुनी डिडक्शंस हैं जो हमें ज़्यादातर याद करनी पड़ती है, और सारी डिडक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जिनको अगर हम याद करें तो भी हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।